नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, वर्तमान में नेता विपक्ष और युवा नेता, भविष्य के नेता तेजस्वी यादव। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्वी जी आपका। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा का मकसद ये है कि कैसे पूरा देश, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मंच पर आकर कोरोना के संकट से लड़ने के लिए एकजुट हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपके जो मैंने परिचय कराया, इंट्रोडक्शन दिया, एक छोटा सा एक पैकेज भी दिखा देता हूं पब्लिक को, फिर आपके पास आता हूं। जब जब बिहार की सियासत का जिक्र होता है तब तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात जरूर होती है। आज उन्हीं के छोटे बेटे तेजस्वी यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो राघोपुर से एमएलए हैं और इस वक्त बिहार असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने राघोपुर से भाजपा के सतीश कुमार को 22,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। जीत का परचम बुलंद करने के बाद जेडीयू के साथ मिलकर 2015 में सरकार बनाई। उस वक्त खुद तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम की कमान संभाली। तेजस्वी पहले लीडर हैं जिन्होंने अपने सरकारी आवास में क्वारंटीन सेंटर बनाने की पेशकश की। तेजस्वी यादव को ट्विटर हैंडल पर 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। तेजस्वी लगातार नीतीश सरकार की मुखालिफत करते आए हैं। आज तेजस्वी से जानेंगे कोरोना काल में बिहार का हाल। तेजस्वी जी, जो चिंता आपकी है, जो चिंता हम सब की है, जो चिंता जनता की है, देश भर में बड़ी संख्या में हिंदी पट्टी के, खासतौर पर बिहार के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, यूपी के, उत्तराखंड के मजदूर भाई रहते हैं। वो देश के हर कोने में बसे हुए हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमने बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत चुनौतियाँ देखी हैं, लेकिन हम फिर सब चुनौतियों से उभर कर आते हैं। आपकी चिंता क्या है इस वक्त? क्योंकि सरकार जो जिस तरह के बयान दे रही है, मुख्यमंत्री के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो मजदूरों की चिंता बढ़ा देते हैं कई बार। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और जितने भी कोरोना में योद्धाएं हैं, डॉक्टर्स हों, नर्स हों, स्वास्थ्यकर्मी हों, फल बेचने वाले हों, दूध बेचने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों या पुलिस के लोग हों, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और रमज़ान की मुबारकबाद मैं सभी लोगों को, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को देता हूँ। देखिए, इस मौके पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश, देश और विश्व के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना से हम लोग निपटें। तो उसमें लगातार हम लोगों ने सरकार का सहयोग किया है, सभी दिशा निर्देशों को मानने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक विपक्ष होने के नाते जो जनता ने हालांकि जिम्मेदारी जो दी है, उसमें सरकार में अगर कोई कमियां हैं या कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि आवाज़ उठाएं और सरकार को सलाह दें और चीज़ों को जो है सबके सामने लाएं। आप देखे होंगे कि सबसे बड़ी चुनौती जो बिहार के सामने है कि लगभग जो बिहार सरकार का आंकड़ा 25 लाख से भी ज़्यादा जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो आप कह सकते हैं जो श्रमवीर हैं, वो बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनको रहने में दिक्कत हो रही है, उनको जो है वेतन नहीं मिल पा रहा, जो मालिक है फैक्ट्री का वो पैसे नहीं दे रहा, जो किराए जहाँ घर लिए रखा है किराए मालिक जो है वो तंग कर रहा है, खाने को ठिकाना नहीं है। और कोरोना के साथ साथ आप देखेंगे, अगर बिहार का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो लगभग भूखमरी से 6 लोगों की मौत हुई है बिहार में और कोरोना से 4 लोगों की मौतें हुई हैं। तो हर तरीके से हर एक जगह सरकार को या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सरकार हो, केंद्र में, राज्य में, सब लोगों को मिल करके भूखमरी से भी लड़ना है,
लोगों तक जो है सुविधाएं भी पहुंचानी है और साथ ही साथ हम लोगों को कोरोना से भी निपटने की व्यवस्था करानी है। अगर बिहार की अगर आप बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग जो एक आध महीने पहले से हम लोग ये मांग करते रहे, जब से उत्तराखंड की में जो फंसे गुजराती थे, गुजरात सरकार ने वापस लिया, या कोटा में फंसे छात्र थे, यूपी सरकार ने वापस लाया, तब कोई एमएचए का गाइडलाइन वैसा नहीं था। लेकिन बिहार सरकार जो है बिहार के लोगों को छोड़ देने का काम किया, जस की तस स्थिति में रहने का काम किया। तो उसमें आप देखेंगे कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो अभी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, अगर उसी वक्त जब हम लोगों ने आनंद विहार स्टेशन दिल्ली में स्थिति देखी थी, महाराष्ट्र गुजरात में जो गुस्से में जो लोग मजदूर वापस आते हैं, उस समय भी अगर हम लोग पहले सचेत होते, अगर हम लोगों की सलाह मान ली होती सरकार ने, तो ये कोरोना का इतना डर नहीं होता, इतना संक्रमण जो है वो नहीं फैलता, और जो मजदूर जो है वो अपने घर वापस आ गए होते। आप देखिएगा बसेज हो या जो भी संसाधन हो, लेकिन बिहार सरकार तो सीधे हाथ खड़े कर दिया है कि भैया उनके पास कोई संसाधन नहीं है। जब बस की बात आए, एमएचआई का गाइडलाइन आया कि बस से ला सकते हैं, तो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी जो है हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं हमारे पास तो 500-600 बस है, हम नहीं ला सकते। तो उसमें विपक्ष की जिम्मेदारी है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मौके पर अगर समर्थ नहीं है सरकार, संसाधनों की कमी है, तो हमसे विपक्ष से या हम लोगों से जितना बल हो सकता है हम सरकार को सहयोग करें। तेजस्वी जी, लोगों ने बस जो है वो खड़े कर दिए। तेजस्वी जी, आपके जो बड़े भाई हैं, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके मित्र भी हैं अच्छे, और आपकी भी बड़ी भूमिका है कि वो सत्ता में आए हैं झारखंड से, वो तो ट्रेन लेकर पहुंच गए, अपने उनकी ट्रेन पहुंच गई थी। और आपके जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आपके जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो रेल मंत्री रह चुके हैं और आपके पिता भी रेल मंत्री रह चुके हैं। तो आप लोग तो रेल मंत्रालय जो है वो बिहार के पास ही रहा है, और उसमें दिक्कत क्या रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि ये रेलवे की मांग हम लोगों ने पहले भी की थी कि रेल से, बस से, जैसे हो लाया जा सके। अब रेलवे की अनुमति मिल गई है। बिहार में केवल 3 ट्रेनें आई थी, लगभग 3500 लोगों को ही लाया गया, और वो भी क्वारंटाइन करने के लिए ऐसे जगहों पे रखा गया, आइसोलेशन सेंटर ऐसे बनाए गए जो बद से बदतर है। अब आप देखिए कि 2008 में कोसी में जब बाढ़ आया था तो लालू जी रेल मंत्री थे, 1100 करोड़ का पैकेज यूपीए की गवर्नमेंट से दिलवाया, यातायात जो भी पीड़ित फंसे थे उनके लिए फ्री किया गया। लेकिन अभी जो है रेलवे से जो लोग आएंगे उनको सरकार को बेयर करना है, मतलब राज्य सरकार को पैसा रेलवे को देना है, और जो है लिस्ट हैंडओवर जो है वो रेलवे को करना है एडवांस में। बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। 2 दिन पहले जो नोडल ऑफिसर जिसके लोग बनाया गया था प्रत्यय अमृत जी को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम तो किराया भी नहीं दे सकते, और नीतीश कुमार जी कहते हैं जिनको आना है वो आए, लेकिन हम ला नहीं सकते। अब आप देखिएगा, आज जब हम लोगों ने, सोनिया गांधी जी ने, हम लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन का किराया जो भी होगा हम राज्य सरकार को जो है पैसा दे देंगे, वो रेलवे को अपना दे पैसा, और जो हमारे मजदूरों को लेकर के आए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोगों ने 50 ट्रेनों का किराया जो है वो देने का ऑफर किया। अब सहयोग ले ना ले अब उनकी मर्जी, लेकिन सहयोग तो लेना चाहिए विपदा के घड़ी में। अब नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि नहीं, बयानबाजी चल रही है, जो मजदूर जो फंसे हैं वो आ जाए, बिहार आ जाए, आइसोलेशन सेंटर में व्यवस्था कर दी है। वो तो आइसोलेशन सेंटर जो है वो चरमराया है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। आ जाएंगे तो हम उनको 500 रुपए जो है अतिरिक्त दे देंगे। अब आप ये बताइए, मेरे पास एक लिस्ट है, ये है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जी आप देख सकते हैं। जी जी जी। इसमें साफ तौर पे है कि कोई भी रेलवे स्टेशन पे टिकट नहीं मिलेगा। अब जब टिकट रेलवे स्टेशन पे मिलेगा ही नहीं तो मजदूर पहले कहां से लेंगे? नीतीश कुमार जी कहते हैं आ जाओ तो हम पैसा देंगे, अरे वो आएंगे कैसे जब टिकट मिलेगा तब तो। और एक ही गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवे मिनिस्ट्री की, ये आप देख सकते हैं, इस गाइडलाइन में साफ लिखा है, आप अगर जाइएगा तो सेल ऑफ टिकट जो 11 नंबर क्लॉज है सी, खास तौर पर अगर आप ध्यान दीजिएगा जी, ये मैं आपको दिखा दूं जी, साफ साफ मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूं जी, कि द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स जी, यानी जो लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हैंड ओवर करना है पैसेंजर को टिकट, ठीक है, बाय देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर
द टोटल अमाउंट टू रेलवे, यानी रेलवे को एडवांस में ही सारी चीजें करके राज्य सरकार को देना है और फिर हैंड ओवर टिकट जो है, जो पैसेंजर जो होंगे उनको देना है टिकट। तो इसमें तो साफ गाइडलाइन है रेलवे का कि राज्य सरकार को ही खरीदना है टिकट, और टिकट जो लोग फंसे हुए उनको देना है। तो मुख्यमंत्री जो है अपने ही बयान पे पलट रहे। देखिए, प्रत्यय अमृत कहते हैं कि हम किराया नहीं देंगे, फिर 2 दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि आ जाएंगे तो देंगे। अब इनकी गलती पकड़ी गई कि इसमें तो साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ कि आ जाने के बाद नहीं देना है, क्योंकि आएंगे कैसे, टिकट तो मिल ही नहीं रहा, सारे स्टेशन पे टिकट काउंटर जो है बंद है। तो टिकट तो स्टेट को पहले खरीदना है, उनको हैंड ओवर करना है। तो नीतीश कुमार जी फिर गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो इस विपदा की घड़ी में नीतीश कुमार के पास 500 करोड़ रुपए है विज्ञापन देने के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं जिसमें 24,000 करोड़ का पैकेज रखा गया है। जीवन जुड़ा हुआ है। अभी जो भूख से मर रहे हैं, जो पीड़ित हैं आपदा के घड़ी में, तो खजाना तो सबसे पहला हक जो बनता है वो पीड़ितों का बनता है। तो इस आपदा के घड़ी में आप जो है अपना अभियान चला रहे हो, लेकिन आप मजदूरों गरीबों को नहीं ला रहे। बीजेपी के पास आप देखिएगा कि विधायक खरीदने का पैसा है, सरकार को बदलने का फैसला है। लोग कहते हैं कि अरे इतने पीड़ित जो आ जाएंगे, जो मजदूर हैं, तो कोरोना फैल जाएगा। तो व्यवस्था किसको करनी है, स्क्रीनिंग किसको करनी है? फैल जाएगा तो ये निर्णय क्यों लिया? और तब नहीं फैल रहा था जब शिवराज चौहान जी का सरकार बनाया जा रहा था, लॉकडाउन देरी से की जा रही थी, तब नहीं फैला जा रहा था। तो ये सवाल खड़ा होता है और ये सरकार की मंशा जताती है। और बिहार में अगर देखा जाए तो पीपीई किट्स की कमी है, हैंड सैनिटाइजर की कमी है, मास्क की कमी है। आपको एक भी वेंटिलेटर सरकार को नहीं दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। तो बिहार सरकार और केंद्र में तो एक ही एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो लेकिन ये तेजस्वी जी डबल इंजन लगे हुए हैं। पैकेज मांगते मांगते तो कितना वक्त बीत गया। आप भी उनके पार्टनर थे, तब भी पैकेज मांगा जा रहा था। आज आपको विपक्ष की भूमिका में है, बीजेपी फिर साथ आ गई। जिस बीजेपी को उन्होंने छोड़ा था, जो एक दूसरे का डीएनए देखते थे, वो साथ में बैठे हुए हैं। मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि पब्लिक ये पूछ रही है कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम किराया देंगे, आपकी पार्टी कह रही हम किराया देंगे, नीतीश कुमार जी कहते हैं हम नहीं ला सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो जो मजदूर है, जिसको हम आज के नए वॉरियर्स, नए हीरो कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक कैंपेन चलाया है, सोच बदलो, देश बदलो और अपना हीरो बदल लो। हीरो वो नहीं है जो फिल्मों में दिखते हैं या क्रिकेटर्स है। हीरो वो है जो ज़मीन पर जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पुलिस का वो एएसआई है, एसआई जो बना दिया गया है, जिसका हाथ काट लिया पटियाला में। तो आप भी कहेंगे कि ये जो मजदूर है, ये तो बैकबोन है। पंजाब की फसल नहीं कटेगी, हरियाणा में फसल नहीं कटेगी, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में काम बंद हो जाता है। तो अगर हम पूरे प्रदेशों की बात करें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या गुजरात में जो पूरी इंडस्ट्री चल रही है, तो कुल मिला के मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मजदूर करे तो क्या करे बेचारा। वो तो उलझन में, एक ट्रेन आती है इतने लोग चढ़ जाते हैं, एक बस दिखती है इतने लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि कहाँ सारा आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, कहाँ से उनको व्यवस्था लाएंगे। ये सब राजनीति में क्यों उलझ रहा है? अब सबसे पहले तो आप जो मुहिम चला रहे हैं मजदूरों को लेकर के, जो रियल हीरो है, जो देश के जो रियल हीरो है, वाकई में मजदूर है। और देश अगर खड़ा है तो उसमें मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सोशल डिस्टेंसिंग हम शब्द यूज नहीं करते, उसका मायने अलग होता है। हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं जी। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो वो मजदूर लाने की बात तो छोड़िए। अभी जिस स्थिति में है, आपको मैं बता दूं कि एक एक कमरे में 200 लोग रह रहे हैं। किस बात की फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी? एक बाथरूम को यूज करने के लिए 500 लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं। क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी? तो अभी तो हमारे पास जो है सामना कि भाई वो घर वापस आ जाए। हम पूरे देश के लोगों को खड़े होकर के उन मजदूरों को वापस लाने के लिए जो सहयोग करना पड़े, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो या जो समर्थ लोग हो, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी लोगों को इनको घर वापस ला। इंडस्ट्री कैसे चलेगी बिना मजदूर के? इंडस्ट्री चल जाएगी, फैक्ट्री चल जाएगी बिना मजदूर को? इनको बनाने वाला कौन है? वही है। आज जब ये मरने के कगार पे आ गए हैं तो हम इनको मरने के लिए छोड़ दें, भूखे छोड़ दें, जिस स्थिति पे है उस स्थिति पे छोड़ दें? तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोगों के दुख दर्द में अगर हम नहीं साथ दें तो हम लोगों का क्या फायदा है? फिर किस बात की राजनीति, किस बात की सरकार है? तो इंसानियत के नाते कम से कम हम लोगों को जागना चाहिए।
और ये वोट बैंक की राजनीति नहीं भैया, जो श्रेय है सब ले लो, केंद्र सरकार ले लो, राज्य सरकारें ले लो, हम लोगों को श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों से जितना बन पड़ा, हमारा तो सहयोग तो लो, तो करो। आप जो है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर कमी है तो 15 साल, चलो हम लोग 15 साल हमारी सरकार है, लेकिन मैं तो नहीं था उस सरकार में। जो गलतियां हुई होंगी, मैं मानता हूं गलतियां हुई होंगी, जो सजा देनी है हमारे जनता ने हमको दिया, हम 15 साल से बिहार में विपक्ष में बैठे। लेकिन अब तो 15 साल डबल इंजन की हो गई है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, सुशील मोदी जी 15 साल से उप मुख्यमंत्री हैं। ना इन्होंने बेरोजगारी को दूर किया, ना पलायन को दूर किया। हमारी सरकार यूपीए में थी तो पलायन को दूर करने के लिए आपको पता है रघुवंश प्रसाद सिंह जी और लालू जी रेल मंत्री थे, रघुवंश जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। हम लोग यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, हम सब लोग मिलकर के चला रहे थे। हम लोगों ने मनरेगा लाया पलायन रोकने के लिए। लालू जी रेल मंत्री थे तो 5-5 कारखाने बिहार को देने का काम किया। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सत्ता में बैठा है ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तेजस्वी जी, 15 साल स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या किया, तेजस्वी जी, क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारी? आप देखिए ना, नीतीश कुमार जी चमकी बुखार में फेल हो गए, बाढ़ में फेल हो गए, जल जमाव में फेल हो गए, राशन वितरण में जो धांधली चल रही है बिहार में बड़े पैमाने पे, आप देखिएगा मजदूरों को लाने में फेल हो गए। तो किस बात की ये सरकार है? किस बात का विकास, किस बात का जो है विकास पुरुष अपने आप को कहते हो? तेजस्वी जी, तेजस्वी जी पूछेंगे। तेजस्वी जी, वो जेडीयू वाले कहते हैं कि हम तो सुशासन लाना चाहते हैं, बीजेपी कहती है हम रामराज लाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमने जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। आपने स्वीकार किया, अच्छे, आप भविष्य के नेता, हम आपको कह रहे हैं वर्तमान के नेता इसलिए कह रहे हैं कि जो आदमी गलतियों को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। और आपने कहा कि गलतियां हुई होंगी, लेकिन 15 साल से तो सुशासन बाबू हैं, 15 साल से बीजेपी सत्ता में जो रामराज लाना चाहती है, फिर वो फेल हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो सपने दिखाए जाते हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं और आप क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, मुझे पता है कि आप दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से उसमें टीम में रहे हैं, और मैं जब आपके पिता से बात करता था कई बार तो वो कहते थे कि बेटे को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो हमको भी मज़ा आएगा जब वो खेलेगा तो। और वो इसी अंदाज में बोलते थे, क्योंकि अब हम उस लहजे में बात नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक स्टाइल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीति भी एक तरह का खेल है, लेकिन इस खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्यों नहीं आती है? मजदूरों का सवाल हो, चमकी बुखार का सवाल हो, मजदूरों को वापस लाने का सवाल हो, राशन बांटने का सवाल हो, या अपराधियों को खात्मे का सवाल हो, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ मिसिंग है पॉलिटिक्स में? देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है लोगों में, पॉलिटिकल विल होना चाहिए काम करने का। ऐसा कोई चीज नहीं है, अगर इच्छा शक्ति हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब पॉलिटिकली जो है आप देखेंगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स एकदम नहीं होना चाहिए, नकारात्मक राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और अगर विपक्ष भी बोलता है तो ये माना जाता है कि विपक्ष भी सरकार का ही अंग है। विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई कमियां हो सरकार में तो उसको उजागर करे, उसको लाए, और कोई गलती हुई होगी तो उस गलती को सुधारते हुए हम आगे बढ़े। अब दिक्कत है कि गलती कोई मानता नहीं है और लोग जो है एक दूसरे को गलती गिनवाने में लगे रहते हैं। इसमें कोई काम नहीं होता, सारी चीजें नकारात्मक चीजें होती रहती हैं। इसलिए भाई जो गलती है उसको स्वीकार करें। अब मान लीजिए मैं नया हूं, मैं नौजवान हूं, मैं नहीं कहता मुझे सब कुछ पता है या सब कुछ आता है, लेकिन मुझे ललक है सीखने की, मैं सीखना चाहता हूँ। और अगर कोई गलतियां मैंने पहले की होंगी तो उस गलती को सुधार के हम आगे बढ़े, काम करें। और ये विपदा की घड़ी में तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वोट बैंक की राजनीति ना करें, वोट छोड़ दें। हम साफ देखें कि भैया ये तकलीफ में है, हम कितना हो सकता है और सही तरीका क्या हो सकता है, इसका उपाय निकालें, उपाय निकाल के उस पर अमल करें। लोग तो चांद पे चले जाते हैं, कौन पहले सोचता था कि चांद पे जाएगा? लेकिन इच्छा शक्ति हुई, लोगों का जो कमिटमेंट, डेडिकेशन लोगों का रहा, लोग गए चांद पे भी, लोग गए। कौन सोचता था पहले? लेकिन हम लोग, ऐसा क्या है कि हम लोग भाई बेरोजगारी नहीं मिटा सकते, बिहार में कारखाने नहीं खोल सकते, तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो अभी जो मेरे को दिख रहा है कि बिहार की सरकार में मतलब कि इंतजार कर रहा है कि कोरोना जो है आया है वो वापस खुद ही चला जाए। अब खुद कैसे जाएगा? ये तो सरकार को एफर्ट डालना पड़ेगा ना, सभी लोगों को मिलजुल करके एफर्ट डालना पड़ेगा कि भाई कोरोना जो है उसको हटाने के लिए या जो फैला हुआ है उसको कम करने के लिए हम कुछ काम करें।
सेवा करें, लेकिन हम जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि कोरोना आया है, कोरोना खुद चला जाएगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अब जो कोरोना योद्धा है, मान लो डॉक्टर है, बिहार में हमने कई डॉक्टरों का वीडियो भी है जो वायरल हुआ, अब उनके पास पीपीई किट नहीं, जो इलाज करने वाला वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो इलाज कैसे होगा? आप देखिएगा कि बिहार में एम्बुलेंस नहीं है। आपने एक जहानाबाद का वीडियो हमने भी डाला था, देखा था कि एक माँ जो है बच्चे को गोद में लेकर के उसका लाश जो है जी पैदल चल रही है, रो रही है, कलेजा टूट जाता है। आप देखिएगा कि एम्बुलेंस तक व्यवस्था नहीं। बाद में पता चलता है एम्बुलेंस की पूरी जिम्मेदारी जो है, जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद उनको दे दिया गया, सरकार ने दे दिया गया। तो तेजस्वी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, और मैं एक पत्रकार के नाते नहीं, एक इंसान के नाते, एक साधारण वोटर के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप भविष्य के नेता भी हैं, वर्तमान में भी आप नेता विपक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, आप डिप्टी सीएम रह चुके हैं। जिस उम्र में लोग पॉलिटिक्स का सपना देखते हैं उस उम्र में आपने डिप्टी सीएम का ओहदा संभाल लिया था, बड़ा ओहदा होता है, और बिहार जैसे राज्य के लिए। अगर कोई माँ अपने बेटे की लाश लेकर जाती है, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी गाँव हो, वो बहुत ही शर्मनाक है हम सब के लिए, हम पूरे समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि चाहे वो एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सप्लाई का मामला हो, चाहे बहुत से ऐसे मामले, आज हमने देखा कोरोना वॉरियर्स वो हैं जो सरकारी अस्पताल जिन पर लोग जाने से कतराते थे, आज वो भगवान और मंदिर से बढ़कर हैं। क्यों? वहाँ डॉक्टर सरकारी है और वो अस्पताल जो है वो मंदिर से बड़ा एक माध्यम बन गया हमारी ज़िंदगी बचाने का, क्योंकि हम भगवान से जाकर मन्नत मांगते हैं, आज मंदिर भी बंद पड़े हैं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि पीपी किट्स नहीं है, उसके बाद भी वो अपने घरों को छोड़कर, कहीं हमने देखा कि वो कुछ लोगों ने कार में घर बना लिया, कुछ लोगों ने अपने अस्पताल को ही घर बना लिया, वहीं रह गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक नेता के तौर पर आपकी सोच बदली है क्या? क्योंकि जिनको हमने उपेक्षित रखा, चाहे वो मजदूर हों, चाहे डॉक्टर्स हों, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट वाले तो बंद करके भाग गए कई जगह पर, और उन्होंने अस्पताल बंद कर दिया, 5 स्टार अस्पताल। दूसरी बात, नर्सेस जिनकी बहुत बुरी कंडीशंस में वो काम करती हैं और बहुत स्थितियां खराब होती हैं, क्योंकि एक तंत्र है जिसको हम सुधार नहीं पाए हैं, हम सब उसके लिए दोषी हैं। आपके लिए नए हीरो पैदा हुए समाज में, मेरे लिए नए हीरो पैदा किए। मैं तो जानता हूं कि वो पुलिस वाला जिसको हम अक्सर लाठी डंडे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पुलिस वाले के तौर पर जानते थे, आज वो ही हमारे लिए वरदान बना हुआ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, एकदम आपने जो है सही बात कही है, और जीवन जो बताता है उसको भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। और कई डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, या इस दुख की घड़ी में जो लोग अपने परिवार से दूर हैं, वो घर भी नहीं जा सकते क्योंकि उन पे भी खतरा है कि उनको घर वालों को ना हो जाए। तो इस मुश्किल के हालात में जो कई दिनों से सोए नहीं है, दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। असल में अभी हमने विजुअल्स भी देखे हैं, हमने थाली भी बजाई, हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से गुलाब भी फेंका, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए कि सही में सम्मान तब होगा ना उनका, उन डॉक्टरों के को पीपीई किट्स मिल जाए, जो मरीज है उसका इलाज हो जाए, दवा मिल जाए, तो ये सही सम्मान होगा। टेस्टिंग किट्स नहीं, सही में सम्मान तब होगा ना, डॉक्टर तब कुछ कर पाएगा ना जब आपके पास टेस्ट किट्स होगा। अब टेस्ट करने के लिए साधन हो, वो भी नहीं है। तो इन डॉक्टर जो बेचारे घर से दूर हैं, जो लगे पड़े हैं दिन रात, जो भगवान के रूप में देखा जा रहा है, अगर हम उनको पीपीई किट्स दे दें ताकि वो सुरक्षित रहें, टेस्टिंग किट्स उपलब्ध कराएं, तो असली सम्मान तो यही हुआ उन लोगों का। और बेशक हम लोग अगर मिलकर के अगर ये काम करें तो हम लोग जो है कोरोना से जीतेंगे, और जीत के बाद जश्न मनाएंगे और इनको सही सम्मानित फिर किया जाएगा। लेकिन अभी सरकार जो है आंख बंद किए हुए, बट कोई आंकड़ा नहीं दे रहा। आप देखिएगा, इसमें सिर्फ कोरोना के ही लोग नहीं मरे हैं, या भूखमरी से भी बहुत लोग देश भर में मर रहे हैं। और राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, जो भूख से मरने वालों का कोई आंकड़ा भी सामने पेश नहीं कर रहा। तेजस्वी जी, ये भी हम लोगों के पास बनता। तेजस्वी जी, और तस्वीरें थी जो आपने एक जिक्र किया कि एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर उसकी लाश को लेकर जा रही है, और डॉक्टर्स ने सही समय पर उसको इलाज नहीं मिला। इंदौर में एक तस्वीर इस तरह से आई थी कि एक व्यक्ति
अपनी माँ के इलाज के लिए जगह जगह नर्सिंग होम गया, वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया और उसकी अंत में मौत हो गई। डॉक्टर्स की तस्वीर ये भी आई कि उन पर लोगों ने पत्थर फेंके। मुरादनगर में आपका जो यूपी का हिस्सा है उसमें डॉक्टरों पर तलवार से, चापड़ से हमला किया गया। कुछ लोगों ने जो असामाजिक तत्व थे, किसी एक खास समुदाय के रहे होंगे, लेकिन हम ना धर्म की बात कर रहे हैं ना हम जाति की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक एएसआई का, हरजीत सिंह का हाथ सिर्फ इसलिए काट लिया कि उन्होंने पास मांग लिया था कि आपके पास पास है या नहीं। फिर इंदौर शहर में ही, उज्जैन में फूल बरसाए जाते हैं डॉक्टरों पर। एक अल्पसंख्यक समुदाय कहता है कि हमारे समुदाय के कुछ लोगों ने गलती की है, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। बाकायदे वो अखबारों में विज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि इस गलती के लिए हम शर्मिंदा हैं और हम इस पर पश्चाताप करेंगे। उन्होंने फूल बरसाए। एक हिंदू महिला की, वृद्ध महिला की मौत हुई तो उसके परिवार के लोग नहीं पहुंचे, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कंधा देकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। ये तस्वीरें हमको सुकून भी देती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हमारी ज़रूरतें चाहे जो भी रही हों, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, बड़े पूरे इंडस्ट्रीज़ के मालिकान रहे हों, लेकिन आज सब कुछ लॉकडाउन में बंद पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो खाने की, और खाने की पैदावार करने का जो जिम्मा है वो किसान का है। एक किसान भगवान बना है, एक डॉक्टर भगवान बना है, और वो मजदूर जो हमारी मदद करता है, चाहे सब्जी पहुंचाता हो, चाहे दूध पहुंचाता हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था में लगा हो, वो भी एक भगवान का दर्जा उसको दीजिए। गार्ड भी हैं आपके, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, या और भी स्टाफ है, पैरामिलिट्री है, पुलिस है, जो देश की सेवा कर रहे हैं। अब हमारे हीरो भी बदल गए, हमारी सोच भी बदली है। आने वाले दिनों में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में जब आप सत्ता संभालेंगे, आप सत्ता में आएंगे, आप सत्ता में भागीदार बनेंगे, जनता फैसला करेगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक राजनेता के तौर पर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हेल्थ, एजुकेशन, या किसान, या मजदूर? देखिए, ये जितने भी आपने सवाल पूछा कि आने के बाद अगर सरकार में जनता अगर चाहे अगर आप आओ तो आप क्या करिएगा सरकार? तो ये तो बेसिक नीड्स है, एजुकेशन, हेल्थ, जो कृषि, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, आप ज़्यादातर जो है कृषि पे निर्भर करता है। और आप देखिएगा ये जितनी चीज़ें हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, बिहार के सामने देखिए ये बेसिक नीड्स जो है ये तो करना ही करना है। लेकिन साथ ही साथ पलायन बहुत बड़ा इशू है। हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, और कुछ दिन पहले, कोरोना से पहले, हम बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे भी लगे थे। तो सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोगों को आर्थिक न्याय भी देना पड़ेगा। लोगों को, हर नौजवानों को जो है काम भी देना पड़ेगा। तो रोजगार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कैसे हो? उपलब्ध तभी होगा। बिहार का इतिहास अगर आप देखेंगे तो गौरवशाली इतिहास रहा है, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वहाँ। बुद्ध, जैन से लेकर के सीता मैया से लेकर के सारी चीज़ें हैं, पर्यटन से लेकर के। अगर हम लोग कुछ एफर्ट डालें तो काफ़ी पर्यटन से रोजगार पैदा होता है। इंडस्ट्री लाएं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग खोल सकते हैं। बिहार में मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में केला का बहुत बड़ा यूनिट है, आप देख सकते हैं। तो हेल्थ में खास तौर पे आप देखिएगा कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाती लोगों को। जो है कई जगह अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई चीज़ों का इलाज नहीं हो पाता, लोगों को दिल्ली एम्स आना पड़ता है। एजुकेशन में बात की जाए तो जो है टीचर जो है, स्कूल में टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, तो पढ़ाई जो है गुणवत्तापूर्ण जो पढ़ाई जो बिहार में जो ख़त्म कर दिया है इस सरकार ने, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने साफ तौर पे देखा है कि किस प्रकार से कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं तो बिना कोई घोटाले के या बिना कोई पेपर लीक के कोई एग्जामिनेशन नहीं हो पाता। जो बीपीएससी है, जो रिक्रूट करता है गवर्नमेंट्स वगैरह जितने भी सर्विसेज को लेकर के, उसमें भी एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं होती। विश्वविद्यालयों की कमी है, विश्वविद्यालय जो है उस महासमीक्षा जो पढ़ाई जो होती है वो समय पे नहीं हो पाती है। मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन जो है आपको नहीं पता कि आप 6 साल में भी कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, तो ये स्थिति बनी हुई है। तो काफ़ी जो बेसिक नीड्स है, रोड हुआ, पुल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हुए, या बिहार के सामने बड़ी समस्या है हमारी, एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है ऑलराउंड हम लोगों को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स भी छूट जाए। हम भी चाहते हैं एज अ खिलाड़ी कि भैया हम क्रिकेटर थे या हम स्पोर्ट्स पर्सन थे तो हम क्यों नहीं जाए कि देश का, बिहार का एक नागरिक जाए और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत करके आए। हम चाहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की?
तो इन सारी चीजों पे, सिर्फ कला पे भी हो सकता है, हर एक चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज हम लोग छोड़ दें और काम करें। तो वी हैव टू सी ऑल राउंड डेवलपमेंट। उसके लिए सबसे पहले भी हमने कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सिस्टम जो है वो होना चाहिए। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि बिहार में लगभग 15 सालों में 55 घोटाले हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो हुआ। एक भी पदाधिकारी, एक भी नेता, एक भी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको जो है छोड़ दिया जाता, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। चाहे बिहार का सृजन घोटाला क्यों ना हो, बांध घोटाला क्यों ना हो, बियाडा घोटाला क्यों ना हो, शौचालय घोटाला क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने का काम करना पड़ेगा। और बेशक गरीब जो है, किसान जो है, मजदूर जो है, जो सोसाइटी में जो कमजोर तबका है, उसको हम लोग जो है मदद करने का काम कर रहे हैं। और कॉमन हार्मनी, आप देखते हैं कि दंगा फसाद इतना ज्यादा हो गया है, लोगों के मन में, सोसाइटी में इतना हेट्रेट पैदा कर दिया गया है पर्टिकुलर सोसाइटी के, वो पता नहीं कितने साल बाद जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोगों को इकट्ठे लेकर के चलें और पूरी तरीके से अमन, चैन, शांति जो है वो कायम करें। तेजस्वी जी, एक सवाल और मेरा है। आपने कहा कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मन में एक थोड़ा संदेह और डर है, जो भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोरोना का संकट आया तो हमने कहा कि ये किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का धर्म युद्ध है कोरोना के खिलाफ। सब धर्मों को मिलकर लड़ना है, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम में बढ़ गया। कुछ लोगों ने इसको ऐसा मान लिया कि ये हमारे धर्म को तो छू नहीं सकता साहब, क्योंकि हम इससे अछूते हैं। मौलाना साद ने मरकज़ में लोगों को इकट्ठा किया, पुलिस की चेतावनी के बाद नहीं निकाला, लेकिन साद साहब ने जो भी किया वो देख लीजिए हालत क्या है कि वो खुद तो गायब हैं, बाकी लोग सब कोरोना लेकर घूम रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान के केंद्र की, जो राज्य की नाक के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने 2000 लोगों का संगम मरकज़ किया जुटा के, और यहाँ पर क्वारंटाइन तो छोड़ दीजिए, आइसोलेशन तो छोड़ दीजिए, आप जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए, वो जगह जगह जाके उन्होंने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। ये धर्म का मामला नहीं है साहब, ये मामला है देश में आप कितने लोगों को मौत के मुंह पर ले जाएंगे, क्योंकि ना तो इलाज है ना इलाज पता है आपको, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्सर ये राजनीति में धर्म का चश्मा क्यों पहन लेते हैं लोग, जबकि सवाल तो हिंदुस्तान की पूरी एकजुटता का होगा। इस वक्त अमेरिका जैसा मुल्क परेशान है, इटली परेशान है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें परेशान हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है उससे कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए, बाद में उनको आइसोलेशन में और क्वारंटाइन में भेजा गया। देखिए, ये जो हेट्रेड पॉलिटिक्स है, कुछ लोग ऐसे हैं जो असल मुद्दों को छुपाने के लिए हेट्रेड पैदा करते हैं सोसाइटी में, भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं, ताकि पूरा जो फोकस हो, पूरा जो इश्यू हो, इसी पे आधारित हो। और जो असल चीजें हैं, मान लो देश की आर्थिक स्थिति क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्यों गिर गया, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, अस्पताल क्यों नहीं खुल रहे, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, तो ये जो बेसिक जो प्रश्न हैं, जो सोसाइटी को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये अगर कोई सरकार या कोई लोग जो है इन पे बहस नहीं करना चाहती हैं, या कुछ ऐसी शक्तियां हैं इन पे बहस ना करा करके, क्योंकि उसमें वो फेल रहे हैं, उनसे कोई सवाल ना पूछे, इसलिए ये चीजें जो है लोगों के मन में लाया जाता ताकि इशू जो है डाइवर्ट रहे और एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति भी की जाती है। हालांकि आप देखिएगा, कोरोना को भी जो है एक रंग दे दिया गया, उसमें भी जो है हिंदू मुसलमान जो है लड़ाई कर दिया गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं, कोरोना आया कैसे? पासपोर्ट वालों से आया होगा कोरोना, राशन कार्ड वालों से तो नहीं आया होगा। आज देश में अगर फैला है तो पासपोर्ट वालों को, चलो उनकी गलती नहीं, अगर वो एयरपोर्ट से आए, हम तो ये भी पूछ सकते, तो सरकार क्या कर रही थी एयरपोर्ट पे बैठ करके? एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई? लेकिन तेजस्वी जी, मैं यहीं पे पूछ रहा हूं आपसे कि हमको सबको मिलकर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और भी बीजेडी भी हो, या ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, सबको मिलकर कंडेम तो करना पड़ेगा ना। मौलाना साद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते। अगर वो गलत करते हैं तो ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो लोग कहीं से भी आए हो, चाहे अगर निहंग समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, तथाकथित लोग जिन्होंने एक एएसआई का हाथ काटा, वो भी तो एक समुदाय के लोग हैं। हम तो उनकी निंदा करते हैं, तो सब मिलकर निंदा क्यों नहीं करते ऐसे लोगों की? सब मिल जाए एक साथ कि भाई ये गलत है।
इसे इसमें एक आदमी के वजह से किसी रिलीजन पे ब्लेम नहीं करना चाहिए जी। और देखिए, कॉमनर लोग और या सेकुलर लोग किसी भी रिलीजन में हो सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि पर्टिकुलर कौम के लोग जो हैं वो ऐसे हैं और पर्टिकुलर धर्म के लोग जो हैं ऐसे हैं। जी। इंसान अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, उसमें किसी धर्म को, मजहब को हम लोगों को नहीं बताना चाहिए। आप जो कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप देखिएगा ना कि किसी एक आदमी की वजह से, किसी एक की गलती की वजह से आप पूरे कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन देश में इस पे क्यों चर्चा की जा रही है? अगर हम जितनी चर्चा करें इस पे तो इसका उतना ही प्रचार होना है। हम क्यों नहीं अभी इस पे चर्चा करते हैं कि 68,000 करोड़ जो है, जो देश को लूट करके बैंकों को भागे थे, उस पे चर्चा कराई जाए। उनको जो है माफ कर दिया गया। बैंकों द्वारा आरबीआई की गाइड आया है कि भाई सारे बैंक जो है वो वेव लोन जो है माफ कर दिया गया। हम इस पे चर्चा करें ना, हम क्यों इन चीजों को और बढ़ावा देते हैं? जी। हमारा ध्यान, कोई हिंदू मुस्लिम बात करे तो हम बोले कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लाओ, गरीबी मिटाओ, इस पे बात करनी चाहिए। हम क्यों ध्यान दें? तेजस्वी जी, असल मुद्दे यही हैं। और एक मुद्दा और आज आपके जहन में आया होगा, आपने तस्वीरें देखी होंगी, आप बहुत टेक से भी हैं, आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, कि जब शराब के लिए लिमिटेड समय के लिए, अल्कोहल के लिए, या आप कहें कि लोगों को छूट दी गई, तो लंबी लंबी लाइनें ऐसे थी जैसे लग रहा था कि बहुत दिन से खाने से दूर हैं, बिछोड़ नहीं पा रहे हैं, अब लंबी लाइनें लग गई। अब इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो हर सरकार की जिम्मेदारी है, लोग जो है क्या छूट दिए नहीं दिए। लेकिन सबकी प्रायोरिटी है, यहाँ तो लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन हम लोगों को एक तरफ सोचना भी चाहिए कि एक तरफ भूखे हमारे भाई जो हैं, घर से दूर हैं, उनको लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस पे भी हम लोगों को सोचना चाहिए। तो ठीक है, अपने हर सरकार का अलग निर्णय होता है, इस पे ज्यादा हम कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे कि पूरे देश की जो गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, चाहे वो गठबंधन की सरकारें हों या विपक्ष की सरकारें, एक तरह से बीजेडी की बात करूं, ममता बनर्जी जी की पार्टी की बात करूं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, पीपीई किट्स का मामला है, जीएसटी का जो शेयर उनको मिलना था, चाहे वो पंजाब की सरकार का मामला हो, चाहे राजस्थान की मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, सब परेशान है। हालांकि कमलनाथ जी तो अपनी सरकार ही कोरोना के काल में डुबा चुके हैं संकट में। आपने जैसे इशारा किया कि उस समय ना तो लॉकडाउन हुआ और ना वहाँ की विधानसभा स्थगित की गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वो भी बहुत खुश होगी, ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि मजबूरी है, बोल नहीं पाएंगे, आपके मुख्यमंत्री तो गठबंधन में बैठे हुए हैं, और दूसरे जो बोल रहे हैं वो करें क्या बेचारे? ना तो उनके पास हेल्थ से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो हैं, ना पैसा मिल रहा है, तो करेंगे कैसे, निपटेंगे कैसे? अब देखिए, अब जो बेसिक नीड्स हैं आज के दिन में, इलाज की व्यवस्था हो, उसके लिए टेस्टिंग किट्स हो, पीपीई किट्स हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, पहले राज्य सरकार जो है खुद जो है वो बेयर कर सकती थी, खरीदारी कर सकती थी। लेकिन बाद में कुछ गाइडलाइन आया केंद्र का कि नहीं, केंद्र के थ्रू लेना है। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन आप बिहार में अगर एज एन एग्जाम्पल आप बात करें, क्योंकि बिहार के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, क्योंकि वहाँ का हूँ और वहाँ का प्रतिपक्ष नेता हूँ, तो नीतीश कुमार जी को सेवा में ध्यान देना चाहिए, ना कि इंटरनल पॉलिटिक्स में देना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी यही काम करना चाहिए। अब इन दोनों के बीच क्या गेम चल रहा है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बिहार के लोग जरूर मारे जा रहे हैं, मजदूर परेशान हैं, भूखे हैं। तो ये पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके अभी सभी लोगों को जो है, और खास तौर पे ज्यादा गरीब राज्य जो है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो मुसीबत के घड़ी में। अभी देश के सामने हम लोग यही देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं वो बिहार के हैं, प्रवासी जो बाहर फंसे हुए हैं। अभी देश के पास ये चैलेंज है कि भाई उनको जो है घर वापसी कैसे कराया जाए, घर लेके कैसे जाए। इसमें सब लोगों का पहल हो, सब लोग सहयोग करें, लेकर के आए, और ये कोरोना को मिटाने के लिए हम लोग जो है एक्शन जो है फूक फूक करके, भले ही समय लगे लेकिन एक्शन तो सही होना चाहिए। लेकिन बार बार एक्शन बदलना, कंफ्यूज रहना, अपने पॉलिटिक्स में उलझ के रहना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी, सभी जी, आखिरी टिप्पणी, सेल्फ, जब आदमी आइसोलेशन में होता है, एकांतवास में होता है, इसको हम एकांतवास कह लें, लॉकडाउन में है, आपको तो बहुत काम करना पड़ेगा, आपके वर्कर्स हैं, आपके लीडर्स हैं, आपके और भी जो पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, आप नेता विपक्ष हैं, तो आपको तमाम तरह के इंगेजमेंट होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग किससे करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि लोग कुछ सीखते हैं,
री इन्वेंट करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। एक नेता के तौर पर, एक विपक्ष के नेता के तौर पर आपने कुछ इस दौरान अनुभव किया कि देश को कहाँ ले जाना चाहिए, कैसे हम अपने आप को री इन्वेंट करें, कैसे हमारे सब लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं, अब सोच बदल गई है, तो क्या बदला आपके अंदर? नहीं, देखिए, इसमें जो कम्युनिकेशन जो है लोगों से, ग्राउंड रूट लोगों से असल परेशानी जानने का बहुत अच्छा मौका मिला। अपने पार्टी के पदाधिकारी से लेकर के जो गरीब हैं, डायरेक्ट मजदूरों से भी हमारी वार्तालाप हुई हैं। वो किस कदर जो है मेहनत करते हैं, किस परेशानियों से गुजरते हैं। तो आप में वो एक दर्द भी है कि हाँ भाई, आप उन गरीब के लिए अगर आपको मौका मिले तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आप एक महसूस कर सकते हैं जो परेशानियों में है। डॉक्टर सबों की जो भूमिका है, जब बुरा वक्त आता है तो पहचान हो जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन जो है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं महसूस होता है और ये सारी चीज़ें जानकारी होती है। और हम लोगों का बस यही है कि जो हमारे में पूरी शक्ति है, किसी भी तौर पे अगर देखें तो वो सारा जो है तन मन धन जो लगे इनके सेवाओं में लगा, और इनके वजह से ही सब कोई है और सारा मेहनत जो काम जो है यही करते हैं। और हम लोग इसीलिए हैं, इन्हीं के लिए हैं, और इनके लिए अगर हम ना करें, यानी तो लॉ मेकर्स की, तेजस्वी जी, यानी लॉ मेकर्स की, डिसीजन मेकर्स की और आप जैसे राजनेताओं की जो सोच है, भूमिका है और जो प्रायोरिटीज हैं वो बदलेंगी, क्योंकि यही लोग असली हीरो हैं देश के। एकदम बदलनी चाहिए। और विपदा के काल में, आपदा के काल में तो मतलब इंसान का दुश्मन ना बने, हम सब मिलकर के रहें, एक टीम की तरह पे रहें। हमारा दुश्मन आज की डेट में ऑपोजिशन जेडीयू नहीं है, नीतीश नहीं है, बीजेपी नहीं है। हम सब का दुश्मन आज के दिनों में कोरोना है, उससे निपटना है। किसी के पास ज्यादा शक्ति है, किसी के पास कम है, सब लगा दो, तन मन धन जो सत्ता में जितने पावर, सारी चीजों का लगाओ। देश की आबादी भी बहुत ज्यादा है, खासतौर पे बिहार भी दूसरे तीसरे नंबर पे आता है आबादी के हिसाब से, गणित के आधार पे। तो इसमें हम सब लोगों को जो है तन मन धन लगा करके लोगों के सेवा में लगाना चाहिए। जो दुख में काम आया वही होना चाहिए, नहीं तो और बाकी कोई यार वार नहीं होता, आपको भी पता है। जी जी, तो ठीक है, धन्यवाद आपको, आप समय दिए, और भी जी जगह जी जी, बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे युवा नेता देश की जो नई एक प्रायोरिटी तैयार करनी है उसमें बहुत मददगार साबित होंगे, और जनता का भला तभी होगा जब हम सब मिलकर टीम इंडिया की तरह खेलेंगे। और हम बार बार कह रहे हैं, हम लॉक हुए हैं, डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले, हम टीम इंडिया के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।